चलिए बच्चों, आज एक नई बुक की शुरुआत होने वाली है। द बुक नेम इज इंडियन इकोनॉमी। क्या बच्चों? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बुक में आप अपने इंडिया के इकोनॉमी के बारे में जानोगे, तो आपको एकदम ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे क्या बन सकता है सब बताऊंगा। उसके लिए पहले आप हर एक चीज बारीकी से जान लेना। इस बुक में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन मैक्रो में कॉन्सेप्ट होते हैं, केस स्टडी बेस पे आंसर लिखे जाते हैं और हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट है। इंडियन में कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कोई चीज बना के यहाँ पे नहीं लिखोगे, मतलब अपने तौर तरीके से जो इसमें होता है वही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आगे चैप्टर है, वो क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर ये हमारा फर्स्ट है। आप कोई भी अपनी बुक ओपन कर सकते हैं बाद में। जैसे मान लो आपके पास आईडी मंगला है, या फिर संदीप गर्ग है, या फिर आपके पास टीआर जैन है। सभी में आपको फर्स्ट चैप्टर क्या दिखेगा? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी तो आपको सबको पता ही क्या होता है। इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोग अर्न करते हैं। तो इंडिया भी तो एक सिस्टम है जहां लोग अर्न करते हैं, है ना। और इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले, ब्रिटिश जब यहाँ आई थी तो उनको भी हमारी इंडिया जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी दिखी उनको, क्योंकि उनको लग गया था कि वो यहाँ से कमा सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कब के बारे में पढ़ेंगे हम? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी वो जानना है हमें। ठीक है, चलिए। तो लेकिन इंडिपेंडेंस में क्या था क्या नहीं था, उससे पहले कुछ बातें आपको बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने एक डेफिनेशन आ चुकी है, किसकी? कॉलोनियल रूल। क्या होता है ये? कॉलोनियल रूल का मतलब होता है, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल कर रही है, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल कर रही है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? कॉलोनियल रूल। इसमें जो कंट्री रूल कर रही है उसे रूलिंग कंट्री कहते हैं, और जिस कंट्री पे रूल किया जाता है उसे कॉलोनी कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश जो थी, जिन्होंने हम पे रूल किया था, ब्रिटिश जो थी वो क्या थी? हमारे लिए एक रूलिंग कंट्री थी, और हमारा देश जो था वो क्या था? एक कॉलोनी कंट्री था। तो क्या यही लिखा हुआ है? बिल्कुल सामने देख सकते हो आप। इट रेफर्स टू द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में, अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर, एक कंट्री रूलर है और अनदर बीइंग द कॉलोनी। एंड द रूलिंग कंट्री, और जो रूलिंग कंट्री है, जो रूल कर रही है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी डिटरमाइन करती है। डिटरमाइन मतलब बनाती है। तो 1947 से पहले जो भी हमारे देश में रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाए थे। तो हमारे देश में क्या चल रहा था? कॉलोनियल रूल चल रहा था, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल करती है। ठीक है, और भी कुछ डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे क्या है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ रेट या तो रुक चुकी है या काफी धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी 1947 में अगर हम बात करें, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? स्टैग्नेंट इकोनॉमी से, क्योंकि 1947 में हमारा देश का जो इकोनॉमी था वो कुछ इसी तरह था। वो या तो उसकी ग्रोथ रेट पूरी तरह रुक चुकी थी या काफी धीरे बढ़ रही थी, और उसके पीछे कई सारे कारण है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा डाउन थी उस टाइम पर। 1947 की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे रीजन में। लेकिन अभी सिर्फ चलिए, अभी मैं आपको बताता हूं क्या एक टॉपिक आ चुका है हमारे सामने, क्या? बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। इसे हम क्या कहते हैं? प्री कॉलोनियल पीरियड। इसका मतलब ये है, ऑफिशियली जब हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया था, उससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, रूल के बाद हमारा देश बर्बाद हुआ है, तो आखिर ये बताओ कि रूलिंग से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि रूलिंग के टाइम पर इकोनॉमी कैसी हुई और पहले कैसी थी, और हम ये बता सकते हैं कि हाँ वाकई में उनकी वजह से हमारा देश बर्बाद हुआ था, है ना।
टॉपिक क्या हमारा, बोलो, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले, या फिर एक और नाम क्या है इसका, दूसरे वर्ड जो होते हैं ना उनको जरूर ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में दूसरे वर्ड्स के नाम से भी आ जाता है, ठीक है, प्री कॉलोनियल पीरियड। चलिए, तो अब मैं सीधा जाता हूं किस टाइम पर, 1947 पे नहीं, 1947 से 190 साल पहले, चलो 200 ईयर बोल देते हैं, 1947 से 200 साल पहले जाते हैं, 1757 पे, 1947 से 190 साल के पहले क्या होता है, 1757। तो 1757 में ही ऑफिशियली अनाउंस हुआ था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे देश में राज करेगी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बंगाल में एक लड़ाई हुई थी, उसी लड़ाई के बाद ये ऑफिशियल हो गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में रूल करेगी। लेकिन हम रूलिंग की पीरियड की बात नहीं कर रहे, हम रूलिंग से पहले की बात कर रहे हैं। तो रूलिंग से पहले वही टॉपिक तो है हमारा, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश रूल से पहले की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, क्या लिखा है सामने, एग्रीग्रेन इकोनॉमी। एग्रीग्रेन इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहां बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा, आप लोग पॉपुलेशन का हिस्सा हो, बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। इस ऐसे इकोनॉमी को बोलते हैं एग्रीग्रेन इकोनॉमी। और हाँ, वाकई में उस टाइम पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था ना, वो आ तो चुके थे हमारे देश में, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ था कि पूरे देश में वही रूल करेंगे। तो उससे पहले हमारे देश में 85% से भी ज्यादा लोग किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कोई खुद का बिजनेस कर रहा है एग्रीकल्चर में, और कोई खुद जाके किसी का जॉब कर रहा है, वो भी कहां पे, खेतों में, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे आपको क्या पता चला, क्या पता चला कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीग्रेन इकोनॉमी थी, ठीक है। एग्रीग्रेन इकोनॉमी मतलब समझ में आया क्या होता है, आप पढ़ भी सकते हो, इसमें क्या लिखा है, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग अराउंड कितने परसेंट, 85%, ठीक है। चलिए, क्या इतने ही पॉइंट है, नहीं, बिफोर ब्रिटिश रूल से पहले एक और पॉइंट भी आ चुका है सामने, क्या है, सेल्फ कंजप्शन। एक्चुअली ना उस टाइम पे लोग ट्रेडिंग नहीं करते थे, बिजनेस नहीं करते थे, तो जो भी 85% लोग किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए उगाते थे, अपने लिए उगाते थे, किसके लिए, कोई बिजनेस नहीं करते थे वो। लेकिन एक और के लिए भी उगाते थे, विलेज आर्टिशियन के लिए। विलेज आर्टिशियन का मतलब होता है कि गांव में जो और लोग हैं ना, जो हाथों से कुछ बना रहे हैं, मान लो कोई कपड़ा बुन रहा है या कोई मिट्टी का कोई बर्तन बना रहा है, उनके लिए भी बना रहे हैं। अब मान लो कि एक गांव है जिसमें 80% लोग तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और बाकी 20% लोग हाथों से कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब बताओ, क्या वो 20% लोग कभी अनाज खा नहीं पाएंगे, यहां चलेगा बार्टर सिस्टम, वो अनाज इनको देंगे और इनसे वो सामान लेंगे, हाँ या ना। तो क्या वो सिर्फ अपने लिए उगा रहे हैं, मेल अपने लिए उगा रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत किसके लिए उगा रहे हैं, वो क्योंकि उन्हें पता है कि हमें मार्केट से कुछ प्रोडक्ट भी चाहिए जिसके लिए मुझे उनके लिए उगाना पड़ेगा। कौन है, किन के लिए उगा रहे हैं, वो विलेज आर्टिशियन। कौन है वो, विलेज आर्टिशियन, ठीक है, गांव के आर्टिशियन जो होते हैं। तो दोज क्रॉप वर ग्रोइंग दैट आर यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड फॉर द विलेज आर्टिशियन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज, एक और पॉइंट है यहाँ पे, क्या, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। देखो, आप लोग को पता है इंडस्ट्री क्या होती है, फर्म, बहुत सारे फर्म को मिलाकर क्या बनता है, इंडस्ट्री बनती है, पर काम एक ही होना चाहिए। और यहां इंडस्ट्री का नाम क्या है, हैंडीक्राफ्ट। क्योंकि देखो, चाहे आप हाथों से कपड़े बुन रहे हो, या फिर कोई मूर्ति बना रहे हो, या स्टोन वर्क कर रहे हो, यू नो स्टोन वर्क, मूर्ति पे छेनी हथौड़े से, वो सॉरी पत्थर पे छेनी हथौड़े से मूर्ति बना देना, ठीक है। और ये काफी प्रीसियस वर्क होता था उस टाइम पे, बहुत नाम था पूरे वर्ल्ड में हमारा इस चीज में कि हम पत्थरों को काट के भी क्या बना दे, मूर्ति बना दे। और अगर आपको और नॉलेज लेनी है इस बारे में, तो आप YouTube पे सर्च करो कि बड़े बड़े मंदिर बना दिए एक पहाड़ को काट कर, ठीक है, एक पहाड़ को काट कर मंदिर बना दिए गए। तो कितना बेटर हुआ करता था उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट। यहां हैंडीक्राफ्ट सिर्फ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं
कि स्टोन वर्क हैंडीक्राफ्ट में यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी भी होंगी, बाहर के अमीर से अमीर लोग हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट से कांटेक्ट करते थे उनसे कपड़े बनवाने के लिए, ठीक है। तो इतने हाई लेवल पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था हमारा, जो बच्चे 20% है ना, 15%, वो लोग यही करते थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत तगड़े लेवल पे था हमारा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सब बातें कब की हो रही पता चल गया ना, ब्रिटिश रूल से पहले की बात हो रही है। इंडिया वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मतलब इंडिया एक बहुत फेमस कंट्री था अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। किस फील्ड में? मेनली कॉटन फील्ड में, सिल्क टेक्सटाइल में, मेटल में और प्रीशियस स्टोन वर्क में। बहुत ध्यान सुनना, ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको ध्यान से सुनोगे तो आप लिख दोगे वहां पे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है आपके कुछ पॉइंट्स। एक और क्या है ये, ट्रेड विथ नेबरिंग एंड यूरोपियन कंट्रीज, और हम ट्रेडिंग भी करते थे, पर हम ट्रेडिंग में बार्टर सिस्टम करते थे। पैसा नहीं होता था उस टाइम पे, कोई गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, या फिर कोई गुड्स ले लिया, बदले में क्या दे रहे हैं? सामान। सामान में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं। देखो अनाज तो लेते नहीं थे उस टाइम, क्योंकि अनाज इतना उगता नहीं था। जो भी उग रहा है वो किस लिए उग रहा है? अपने लिए और विलेज आर्टिशन के लिए। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बाहर से आते थे लोग लेने के लिए, और बदले में कुछ सामान देके जाते थे। तो यही तो ट्रेडिंग है। क्या कह रहे हैं इसको हम? इंटरनेशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, या फिर फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही फॉरेन ट्रेड हो रहा है, पहले भी फॉरेन ट्रेड होता था। और पता है इसी फॉरेन ट्रेड की वजह से ही तो बाहर से आए थे ब्रिटिश। वो जब आए थे यहाँ पे, गुजरात की तरफ से आए थे, और उन्होंने आते ही बोला था क्या, कि हम यहाँ सामान बेचने आए हैं। हमारे कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उस टाइम इंडिया नहीं बोलते थे हमारे देश को, भारत हिंदुस्तान बोलते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो हमारे यहाँ आए थे, गोरे चिट्टे एकदम बढ़िया से कपड़े पहने हुए, और हमारे यहाँ के अनपढ़ गवार राजा उनको देख के पिघल गए कि चलो कोई बात नहीं, अब करो, ठीक है। तो उन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने पूरे देश पे बाद में राज भी किया, वो अलग बात है। तो ट्रेड विथ नेबरिंग कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि बिफोर द ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी कैसे थी, तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे एग्रीगेट इकोनॉमी। क्यों लिखोगे? क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे लोग, 85% अराउंड लोग, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। फिर हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफी फेमस हुआ करता था इन फील्ड ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, स्टोन वर्क, प्रीशियस स्टोन वर्क, है ना। फिर आप क्या बोल सकते हो कि किस पे हम उस टाइम पे सेल्फ कंजप्शन पे काम करते थे अपने लिए और विलेज आर्टिशन के लिए। और लास्ट में क्या देख सकते हो आप कि हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी करते थे अपने नेबरिंग कंट्री से और यूरोपियन कंट्री से, ठीक है। किससे करते थे? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से करते थे, ठीक है। चलिए अब है आपका एक और भी पॉइंट है इसमें, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट, और हमारी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी। सेल्फ रिलायंट मतलब होता है डिपेंडेंट इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी कंट्री पे कोई डिपेंडेंसी। देखो आज हम दूसरे कंट्री पे डिपेंड पता है क्यों है? क्योंकि आज हमने हम लोगों ने डिमांड बढ़ा दी है। आज हम चाहते हैं कि हर घर में बाइक कार हो, पर उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल। इसलिए हम दूसरे कंट्री पे डिपेंड है। आज हमें फोन चाहिए, सेलफोन, स्मार्टफोन, महंगे महंगे वाले, उसके लिए भी हम दूसरे कंट्री पे डिपेंड है। लेकिन क्या उस टाइम पे ये सब डिमांड थी? इसलिए हम दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं हुआ करते थे। और हमारी इकोनॉमी क्या कहते थे हम? सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, ठीक है। ऐसी इकोनॉमी जो दूसरे कंट्री पे इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हम कोई चीज डिमांड करते ही नहीं थे। वो तो बाद में वो लोग आए, देखा अच्छा धोती से ऊपर उठ के पैंट शर्ट भी होता है, चलो हम भी पहनेंगे, ठीक है। और वो पैंट शर्ट कौन बनाएगा फिर? हम तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने हमारे दर्जी क्या बना रहे हैं? धोती बना रहे हैं, तो वो तो वही बनाएंगे ना, तो हम हो गए डिपेंड। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिनको हमने देखा और फिर डिमांड करना शुरू कर दिया, इसलिए हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री बढ़ गई। लेकिन तब नहीं थी। तब कैसी इकोनॉमी थी हमारी? सेल्फ रिलायंट, है ना, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, ठीक है। अपने अपने आप इंडिपेंडेंट थी। चलिए चलो अब आते हैं हम मेन पहला टॉपिक हमारा क्या है? क्या है बच्चों? पढ़ो लिखो, क्या लिखा है? एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो मैं इसको एक पार्ट बना देता हूं।